नमस्कार दोस्तों। मिलेटा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब चालू करेंगे अपन एसी थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले दो लेक्चर के अंदर अपने क्या पढ़ा था? शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट और शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ पढ़ा था, या मतलब शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ को रजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं। और एक पढ़ा था शुद्ध इंडक्टिव सर्किट, जिसको शुद्ध प्रेरणिक परिपथ भी बोलते हैं। और एक पढ़ा था शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट, जिसको अपन शुद्ध धारितीय परिपथ भी कहते हैं। आज अपना टॉपिक है इंडक्टिव सर्किट। शुद्ध नहीं है, ओनली इंडक्टिव सर्किट, जिसको बोलते हैं प्रेरणिक परिपथ भी बोलते हैं और उसको श्रेणीक्रम आरएल परिपथ भी बोलते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखो डायग्राम ये होता है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट, प्रेरणिक परिपथ और श्रेणीक्रम आरएल परिपथ। इसके अंदर प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं। उसको एसी के साथ जोड़ते हैं, जो परिपथ बनता है उसको अपन श्रेणी क्रम आरएल परिपथ कहते हैं, या इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, या प्रेरणिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरणिक परिपथ होता क्या है, एक बार उसको समझते हैं अपन। कोई भी कुंडली जिसमें यदि धारा प्रवाहित होती है, उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो वो कुंडली इंडक्टर होती है। कैसे? जैसे मान के चलो, ये कोई मैं कुंडली लेता हूं एक। इस कुंडली में यदि अपन एसी धारा प्रवाहित करते हैं, कौन सी धारा? एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये कुंडली ऑटोमेटिक ही श्रेणी क्रम आरएल परिपथ बन जाती है। ऑटोमेटिक क्यों? क्योंकि कुंडली किसी तार की बनी होती है, किसी कंडक्टर की बनी होती है, तो इस कुंडली का प्रतिरोध तो होगा ही होगा, पहले ही होगा कि नहीं होगा। और एसी धारा प्रवाहित होते ही इसमें इंडक्टेंस भी पैदा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इंडक्टेंस भी पैदा हो जाएगा, तत्पश्चात इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस XL भी पैदा हो जाएगा। इसका मतलब है R और XL दोनों पैदा हो गए। इसलिए इसी सर्किट को, इसी कुंडली को अपन इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। प्रतिरोध को अलग निकल लेते हैं इस प्रकार से, और इंडक्टेंस को अलग दिखा देते हैं। ये लो, अब श्रेणी क्रम आरएल परिपथ तो वहां, अब ये कुंडली और ये दोनों एक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको अपन श्रेणी क्रम आरएल परिपथ भी कह सकते हैं और इंडक्टिव सर्किट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में तो केवल इंडक्टेंस ही होता है, प्रतिरोध नहीं होता। तो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग लोड अपने घरेलू लगभग लोड या इंडस्ट्री के लगभग लोड इंडक्टिव ही होते हैं। जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लो, बल्ब है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, चाहे वो किसी का भी बना हो, उसका प्रतिरोध होता ही होता है, और वो कुंडली के रूप में होता है फिलामेंट। जैसे उसमें एसी धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें इंडक्टेंस भी पैदा हो जाता है। इसका मतलब बल्ब क्या है? एक इंडक्टिव लोड है। हीटर है, हीटर में कॉइल होती है, हीटर की कॉइल का प्रतिरोध होता है, और जब उसमें से एसी करंट फ्लो होती है तो उसमें इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी पैदा होता है। इसका मतलब है हीटर की कॉइल क्या है? इंडक्टिव कॉइल है। कौन सी कॉइल है? इंडक्टिव। और वो किस प्रकार का लोड है? इंडक्टिव है। घर में कोई भी मोटर ली अपने, जैसे सिंगल फेज मोटर ले ली अपन ने, या फिर अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर ले ली, आटा चक्की की मोटर ले ली, तो मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का प्रतिरोध भी होता है। जब वाइंडिंग में एसी धारा प्रवाहित होगी तो उसका इंडक्टेंस भी पैदा हो जाएगा। इसका मतलब है वो भी क्या है? श्रेणी क्रम आरएल परिपथ है या इंडक्टिव लोड। तो लगभग लोड कौन से होते हैं? इंडक्टिव होते हैं। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, वाइंडिंग में वाइंडिंग का प्रतिरोध होता ही है, जब उसमें एसी धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाती है? उसमें इंडक्टेंस पैदा हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा हो जाएगा। तो सेकेंडरी तथा प्राथमिक दोनों वाइंडिंग कौन सी होती है? इंडक्टिव कॉइल होती है। कौन सी होती है? इंडक्टिव कॉइल। तो मैंने आपको इंडक्टिव सर्किट के बारे में थोड़ा सा बताया कि किसी भी कुंडली में यदि अपन एसी धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रतिरोध के साथ साथ उस कुंडली में इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा हो जाता है। इसलिए उस कुंडली को अपने इंडक्टिव कॉइल या इंडक्टिव सर्किट या श्रेणी क्रम आरएल परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं अपन। अब पढ़ते हैं। आपको इतना तो पता चल गया भाई इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। इसका मतलब है, मैं श्रेणी क्रम आरएल परिपथ की बात करता हूं, इंडक्टिव सर्किट की बात करता हूं। ये आर है और ये एल है, और ये वी एम साइन ओमेगा टी है। जब यहां से धारा प्रवाहित होगी, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो प्लस माइनस यहाँ का वोल्टेज होगा वी आर, प्रतिरोध का वोल्टेज, और प्लस माइनस यहाँ का वोल्टेज होगा वी एल, इंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज वी एल। अब याद करो एक बार, जब मैंने आपको शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ या रजिस्टिव सर्किट पढ़ाया था, तो शुद्ध प्रतिरोध को एसी में, जो एसी के साथ जोड़ते हैं, तो वोल्टेज करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। जब यहां से धारा प्रवाहित होगी, तो प्रतिरोध तो कहता है कि करंट है वो वोल्टेज के साथ साथ चलती है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शुद्ध इंडक्टर को अपने पढ़ा था ना, शुद्ध इंडक्टर का अपने सर्किट पढ़ा था, तो उसमें क्या था, शुद्ध इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलती है। इसका मतलब है ये कहता है कि इस करंट से इंडक्टर का वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे जाएगा। तो यहां से जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने से पहले ये सोच रही है 7 बार कि मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि रास्ते के अंदर दो अलग अलग आदमी बैठे हुए हैं। एक तो बोलता है कि आजा करंट, मैं तेरे को साथ साथ लेके जाऊंगा, और ये बोलता है कि करंट आजा, मैं तेरे को 90 डिग्री पीछे रखूंगा या तेरे से मैं 90 डिग्री आगे चलूंगा। तो करंट बताओ इसकी मानेगी कि इसकी मानेगी? ये तो है नहीं कि करंट उछल कर सीधी इसके पास आ जाएगी, या ये भी नहीं हो सकता कि केवल इसमें से प्रवाहित होकर सीधी शॉर्ट होकर आ जाएगी। करंट तो आएगी तो दोनों में से होकर आएगी और दोनों की चलेगी। तो बताओ जो ज्यादा पावरफुल होगा, यदि प्रतिरोध ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा मान का है तो इसकी ज्यादा चलेगी, इसकी ज्यादा चलेगी। इसका मतलब है वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर 0 डिग्री के आसपास रख ले। बिल्कुल जीरो तो नहीं, जीरो तो ये नहीं होने देगा। जीरो के आसपास मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री हो सकता है। और यदि ज्यादा पावरफुल ये इंडक्टेंस है, इसका मान यदि इससे बड़ा है तो ये 90 के आसपास ले जाएगा। बिल्कुल 90 नहीं, बिल्कुल 90 तो ये नहीं होने देगा। इसका मतलब है 89, 88, 87, 85, 80 के आसपास ले आएगा। आई ना समझ में बात? तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री और 0 के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। करंट पीछे जाएगी इंडक्टिव सर्किट के अंदर, करंट पीछे जाएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि इसमें इंडक्टेंस है, ये 90 डिग्री आगे ले जाना चाहता है जबकि ये ले जाने नहीं देगा, इसलिए 90 और 0 के बीच में रहेगा। इसका मतलब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा, सॉरी 90 और 0 के बीच में आगे रहेगा, या मैं कह सकता हूँ करंट वोल्टेज से 90 और 0 के बीच में पीछे रहेगी। ठीक है। यदि इन दोनों के मान बराबर बराबर है, मान के चलो ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, एक्सएल भी 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है। इसका मतलब है दोनों बराबर बराबर है तो दोनों की बराबर बराबर चलेगी, दोनों की बराबर बराबर चलेगी। तो 90 और 0 के बीच का रास्ता कौन सा है? 45 डिग्री करंट वोल्टेज से पीछे जाएगी। एक मैं सीधा बता रहा हूं, प्रैक्टिकल तो करके देखेंगे। ठीक है, चलो अपने इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम देखो, ये करंट है, ये क्या है? करंट। प्रतिरोध का वोल्टेज VR क्या कहता है कि मैं इस करंट के साथ साथ जाऊंगा, तो प्रतिरोध का वोल्टेज तो इसके साथ साथ चल रहा है, मैं मान लिया ये VR साथ साथ जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर का वोल्टेज VL इस करंट से 90 डिग्री आगे जा रहा है, ये VL जा रहा है 90 डिग्री आगे। ठीक है। और इन दोनों का सम्मिलित वोल्टेज यदि अपन ज्ञात के, दोनों इंडक्टर का प्रतिरोध दोनों का सम्मिलित वोल्टेज, या मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट वोल्टेज, या कह सकता हूँ मैं आउटपुट वोल्टेज, इन दोनों का आउटपुट वोल्टेज अपन को ये मिला आउटपुट वोल्टेज VO। तो देखो परिणामी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज करंट से देखो आगे ही तो है कि नहीं है? आगे चल रहा है कितने डिग्री? 0। और अभी 45 डिग्री मत मानो, अभी तो ये तो फेजर डायग्राम से समझा अपने। 45 तो कब होगा? जब दोनों बराबर बराबर होंगे। तो ये आगे जाएगा कितना डिग्री? थीटा डिग्री। थीटा कितना हो सकता है? 90 और 0 के बीच में होगा। कितना होगा? 90 और 0 के बीच में होगा। अब आपको पता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो ये आयत बन रही है, यदि ये भुजा VL है तो इसकी सामने वाली भुजा ये भी VL ही होगी, होगी कि नहीं होगी? यदि ये VR है तो इसकी सामने वाली भुजा ये भी VR ही होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया, ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज में थीटा, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। और अपन को कर्ण चाहिए, कर्ण का मतलब आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो आपको मालूम ही है कि कर्ण का क्या सूत्र होता है। मैं ब्लू पेन से दिखाता हूँ थोड़ा ठीक दिखे। कर्ण का क्या सूत्र होता है? कर्ण इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। तो कर्ण क्या है भाई इसके अंदर? कर्ण तो ये है V नोट, क्या है? V0 या V नोट बोल दो। अंडर रूट आधार क्या है? आधार क्या है? VR, क्या है? VR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? VL का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना? अब देखो एक बार थोड़ा सा मैं हल्की सी दूसरी चीज समझाता हूँ आपको। ये है दूसरी चीज। आपको पता है कि ये VR तो प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज है यहाँ का, इसलिए V बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको IR लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? और ये कौन सा वोल्टेज है? VL, ये केवल यहाँ का वोल्टेज है, शुद्ध इंडक्टर वाला वोल्टेज है ये। तो VL को मैं क्या लिखूंगा? I इंटू R, लेकिन शुद्ध इंडक्टेंस का R नहीं होता, जबकि इसका क्या होता है? R की जगह क्या लूंगा मैं? इसको R की जगह XL लूंगा। याद करो आप, शुद्ध इंडक्टर का प्रतिरोध XL होता है।
तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आई एक्स एल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने से मैं इसको वापस इरेज करूँ भाई, ठीक है। ये लो, अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते आउटपुट वोल्टेज बराबर, मैं इसको क्या लिखूंगा, वी आर को आई इंटू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको लिखूंगा मैं आई इंटू एक्स एल का स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आई देखो अंदर ही अंदर आई कॉमन आ गया, आई स्क्वायर कॉमन आ गया और बाहर आकर आई हो गया। इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, आई तो आ गया बाहर और अंदर क्या बच गया, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो एक बार आप ओम के नियम से आपको पता है, ओम के नियम से V बराबर होता है आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ पर देखो V बराबर आई इंटू, और ये पूरा का पूरा ही आर की भांति है, किसकी भांति है, आर की भांति है। लेकिन इसके अंदर आर भी है एक्सएल दोनों है, आर भी है और एक्सएल दोनों है, इसलिए इसको बोल देते हैं जेड प्रतिबाधा। क्या बोल देते हैं, प्रतिबाधा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबाधा। इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम में होता है। क्या होता है, ओम में होता है। आई समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट करके बोल सकते हो, ऐप पर बोल सकते हो या मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक अपन ने निकाल लिया। अब देखो इसका एक बार बोर्ड इस पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो पहला तो कब का ही बन गया, यदि आपको मालूम है तो, कि श्रेणी क्रम आरएल परिपथ को अपन इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, या किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली इंडक्टिव होती है, ध्यान में रखना। कोई भी लोड, लगभग लोड कौन से होते हैं, इंडक्टिव होते हैं। अब पहला प्रश्न अब स्टार्ट करेंगे अपन कि इंडक्टिव सर्किट या श्रेणी क्रम आरएल परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। देखो ये तो होती है ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। श्रेणी क्रम आर एल परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर ये होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि श्रेणी क्रम आर एल परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसका मात्र क्या होता है, ओम होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज है वो करंट से इतने डिग्री आगे चल रहा है, और कितना डिग्री, कितना है, थीटा डिग्री है। तो थीटा कितना होगा, तो थीटा निकालने के लिए अपन टेन थीटा का यूज में लेते हैं। आपको पता है टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ये आपको 10वीं क्लास में सीखते हैं अपन, लाल बटा कक्का का सूत्र याद होगा आपको, लंब बटा आधार। तो इसके अंदर बताओ लंब क्या है, लंब तो VL है। देखो यही तो है लंब, VL, VL बटे आधार क्या है, VR। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस VL को मैं I इंटू XL लिख सकता हूँ, थोड़ी देर पहले भी लिखा था देखो यहाँ पर भी। और VR को मैं I इंटू R लिख सकता हूँ, और I से I तो कैंसिल आउट हो गया, XL बटा R बच गया। इसका मतलब है टेन थीटा बराबर क्या हो गया, क्या बच गया, XL बटा R बच गया। बच गया नहीं बच गया। अब यहां से अपन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो थीटा का मान क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स XL बटा R डिग्री। तो अपना टेक्निकली तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर है ये है। आपसे कोई पूछे कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और धारा के बीच में कितना कलांतर होता है, तो अपन क्या बताएंगे, इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज धारा से टेन इनवर्स XL बटा R डिग्री आगे चलता है। अब ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 है, 30 है, 80 है, 90 है। ये XL और R का मान रखकर कैलकुलेटर में जब बटन दबाते हैं ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कितना डिग्री है। आई ना समझ में बात। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, इंडक्टिव सर्किट की प्रतिबाधा तो ये होती है, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट से, वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज करंट से टेन इनवर्स XL बटा R डिग्री आगे चलता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, आपको अभी भी मालूम है कि थीटा का मान कितना यार है, अपन जानते हैं, इधर साइड में लिख लेते हैं। कलांतर का मान कितना यार, टेन इनवर्स XL बटा R आया कि नहीं आया, यही तो आया ना, आया।
तो आपको पता है पावर फैक्टर का क्या सूत्र होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस है और थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर। ये ध्यान में रखना, ये थीटा आया, ये आ गया पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर का प्रकार भी होता है, आपको याद है तो, कि पावर फैक्टर चार प्रकार का होता है। इकाई पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, अग्रगामी पावर फैक्टर, पश्चगामी पावर फैक्टर। याद करो देखिए उस लेक्चर को जो मैंने लेक्चर बताया था पीछे। यदि करंट वोल्टेज से आगे चलती है तो पावर फैक्टर अग्रगामी होता है, और यदि करंट वोल्टेज से पीछे चलती है तो पावर फैक्टर पश्चगामी होता है। इस इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज से आगे चल रही है कि पीछे चल रही है, पीछे चल रही है, और वोल्टेज आगे जा रहा है। इसका मतलब है इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज से पीछे जा रही है, इसलिए इंडक्टिव सर्किट का जो ये पावर फैक्टर है ये किस प्रकार का होगा, ये पश्चगामी होगा। कौन सा होगा, पश्चगामी। ये सीधा याद रख सकते हो, या लेगिंग होगा। आई समझ में बात। तो भाई ये थी इंडक्टिव सर्किट की कहानी, और इसके अब करेंगे अपन क्वेश्चन। एक बार मैं शॉर्ट में एक साथ बता दूं आपको, यहां बता दूं एक साथ, दोबारा रिपीट करूं जो कहानी पढ़ी वो। इंडक्टिव सर्किट के अंदर इंडक्टिव सर्किट की प्रतिबाधा जेड बराबर अपन को ये मिलती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है ओम। इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट से या करंट वोल्टेज से थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर डिग्री करंट है वोल्टेज से पीछे चलती है, या मैं कह सकता हूं वोल्टेज करंट से आगे चलता है। इसका मतलब है आई लेग वी बाई कितने डिग्री, इतने डिग्री। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसका, इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा कोस टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर, ये हो जाएगा। लेकिन इसके आगे लिखना पड़ता है किस प्रकार का पावर फैक्टर है, ये पश्चगामी प्रकार का पावर फैक्टर है। तो भाई लोगों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। ये जो सर्किट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे चलकर अपनी ऐसी मशीनों में यही काम आने वाला है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन इंडक्टिव सर्किट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, ये मान के चलो आर बराबर ले लिया मैंने 8 ओम। कितना ले लिया, 8 ओम। क्या हो गया, आर बराबर ले लिया मैंने 8 ओम। ये क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से ध्यान दे लो, 8 ओम। और एक्स एल बराबर ले लिया मैंने 6 ओम। कितना ले लिया, 6 ओम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से वोल्टेज ले लिया मैंने 60 वोल्ट। कितना ले लिया, 60 वोल्ट। तो आपसे ये पूछ लिया, चार क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया कि इस सर्किट की प्रतिबाधा कितनी है, जेड। रेड पेन से दिख रहा है क्या, कम दिखाई देता है क्या, ब्लू पेन यूज लेता हूँ मैं थोड़ा, ये थोड़ा मोटा ले लूँ, ये लो। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया कि इसमें पेन भी दूसरा यूज में लेता हूँ मैं, ये वाला ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया इसके अंदर कि इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया इस परिपथ में आने वाली धारा कितनी है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि इस सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट से कितने डिग्री आगे जा रहा है, या करंट वोल्टेज से कितने डिग्री आगे जा रहा है, मतलब आपसे थीटा पूछ लिया। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना है। बस बस एक ही क्वेश्चन में अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, एक ही क्वेश्चन में। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल देना, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। सूत्र अभी भी आप अपन ने पढ़ा है, आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रतिबाधा।
तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये तो होता है कि नहीं होता। तो जेड बराबर क्या है, अंडर रूट आर कितना है भाई, 8, 8 का स्क्वायर, एक्स एल कितना है 6, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 8 64, और 6 का स्क्वायर 6 6 36, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 100 हो गया। और अंडर रूट 100 को बाहर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो अपना सही हो गया कि इंडक्ट इस सर्किट की जो प्रतिबाधा है वो कितनी मिली है, 10 ओम मिली। कितनी मिली, 10 ओम। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसकी प्रतिबाधा 10 ओम मिली, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि इसमें धारा कितनी है। तो ऐसी सर्किट के अंदर अपन अब धारा याद करते हैं ना, अपन आई इज इक्वल टू वी बटा आर, वी बटा एक्स एल नहीं होगा इंडक्टिव सर्किट के अंदर, ठीक है ना। इसमें आई आई बराबर याद करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं यार, जगह पड़ी है। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर नहीं होगा भाई, वी बटा जेड होगा, ये ध्यान रखना। वी कितना है 60 वोल्ट, जेड कितना है 10 ओम। तो कितनी करंट आई, 6 एम्पीयर की करंट आई। कितनी आई, 6 एम्पीयर की। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया अपना, 6 एम्पीयर की करंट आ गई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थीटा पूछा है। क्या पूछा है, थीटा का तो मैं यही लिख देता हूँ। थीटा का क्या सूत्र है, टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर, यही तो है कि नहीं है। तो टेन इनवर्स एक्स एल कितना है 8, कितना है 8, और आर कितना है 6, सॉरी सॉरी एक्स एल 6 है, कितना है एक्स एल तो देखो 6 है, 6 बटा आर कितना है 8। ये दो से कटते हैं, 2 3 6, 200 के 8, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 2 3 6 3 बटा 4। तो अपन क्या जवाब देंगे, इस सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट से टेन इनवर्स 3/4 डिग्री आगे चलता है। यदि इसको अपन कैलकुलेटर से निकाल लेने, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यदि आपको कलांतर पूछता है, तो आपके जो ऑप्शन में आएंगे ना, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, वो ऑप्शन इस प्रकार के आएंगे, 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री में नहीं आएंगे। क्यों कि इसको सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। मुझे तो याद है लगभग 36 डिग्री होता है, लगभग 36 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इस सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज से इतने डिग्री पीछे जा रही है, या कहेंगे इस सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट से इतने डिग्री आगे जा रहा है। अब आती है पावर फैक्टर की, क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन किसका है, पावर फैक्टर का। चौथा क्वेश्चन है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर का अपना क्या सूत्र है वो देखो देखो एक बारी, कोस कोष्टक टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर, यही तो है। तो कितना हो गया ये, कोस तो कोस है, और टेन इनवर्स एक्स एल बटा, अब आर अभी निकाला आपने कितना है, एक्स 3/4 हो गया। तो ये इसका पावर फैक्टर हो गया। पावर फैक्टर आगे लिखना पड़ता है, ये पावर फैक्टर पश्चगामी प्रकार का है। कौन सा प्रकार का है, पश्चगामी, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर पश्चगामी होता है, करंट पीछे चलती है। या पावर फैक्टर का एक सूत्र और है, आर बटा जेड। क्या होता है, आर बटा जेड। आर तो आर है, आर तो कितना है भाई, देखो इसमें, ये देखो आर, आर तो 8 है। जेड कितना आया, जेड आया है 10। कितना आया, 10 आया है। तो 8/10 कितना आया, 0.8। पावर फैक्टर कितना आया। अब आप कहोगे सर ये दोनों सेम कैसे, अरे सेम ही आएगा। इसको भी यदि अपन हल करेंगे ना, तो क्योंकि ये आ जाएगा कोस 36 डिग्री, और कोस 36 का मान लगभग 0.8 ही होता है, इसलिए ये दोनों सही है। दोनों सूत्र से अपने करके देख लिया, लेकिन आप ध्यान में रखना इनके आगे ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट क्या लिखना पड़ेगा, पश्चगामी पावर फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, फिर एक तीसरा क्वेश्चन और देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये सर्किट है कोई, यार ऊपर ज्यादा नीचे ले लेता हूँ यार। प्रतिरोध हो गया, इंडक्टर इंडक्टेंस हो गया, और मान के चलो ये ले लिया, ये लो, ये आर बराबर ले लिया 3 ओम, और एक्सएल बराबर ले लिया 4 ओम, ठीक है। और यहाँ से अब की बार 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी वी बराबर, ठीक है।
तो भाई पहला क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट याद करता हूँ, जेड याद करते हैं। जेड का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर रूट आर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 16 25, 25 से कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। तो जेड तो 5 ओम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें धारा पूछिए आई बराबर वी बटा आर, ये वाली धारा पूछिए, करंट कितनी आ रही है? वी बटा आर नहीं होगा, अब इसमें वी बटा जेड होगा। वी कितना है? 100, जेड कितना है? 5, कितनी करंट आ रही है? 20 एम्पियर की। 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें कलांतर कितना है? थीटा का मान क्या सूत्र हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्सएल बटा आर। एक्सएल कितना है? एक्सएल कितना है? 4, आर कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 4/3। तो टेन इनवर्स 4/3 लगभग ये होता है 53 डिग्री के आसपास। अब मुझे तो पता है इसलिए मैं बता देता हूँ, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपकी ऑप्शन भी इस प्रकार का ही आएगा। इसका मतलब है इतने डिग्री वी लीड, लीड यानी आगे चलता है, लीड आई बाई कितने डिग्री? इतने डिग्री आगे चलती है, आगे चलता है वोल्टेज करंट से, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आर बटा जेड से ज्ञात कर लो, आर बटा जेड से। आर बटा जेड, आर कितना है? 3, और आर 3 ही है ना, और जेड कितना है? 5, कितना है? 5, तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पावर फैक्टर 0.6। इसका आगे लिखना पड़ता है, कौन सा पावर फैक्टर है ये? पश्चगामी है। कौन सा है? पश्चगामी है। और यदि आप यहाँ से निकालना चाहो, कहाँ से? यदि आप यहाँ से निकालना चाहो कितना डिग्री है? 53 डिग्री, तो कोस 53 डिग्री का मान भी लगभग 0.6 ही आता है। तो अपने 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। इंडक्टिव सर्किट के न्यूमेरिकल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वो तो बोल देना भाई। एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको आराम से तसल्ली से पढ़ लो, एक बार तसल्ली से पढ़ के और फिर आप कोई यूथ टाइम्स पब्लिकेशन वाली किताब लेकर बैठो। हालांकि मैं सारे सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ से। जैसे मान के चलो डीसी परिपथ का चैप्टर पूरा आ गया, तो मैंने डाल दिया वो चैप्टर, लेकिन अभी उसके कुछ, अभी तो उसके 2-3 वीडियो बाकी हैं। तो डीसी परिपथ के पूरा चैप्टर करने के बाद, अब ये चैप्टर पूरा करूँगा, इसके करने के बाद पूरे इसके 200 क्वेश्चन बनेंगे। तो 200 क्वेश्चन एक एक बोर्ड पर बताऊंगा बाय पीडीएफ के द्वारा, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी भी पीडीएफ आपके ऐप पर पूरी अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स है, वो भी मैं ऐप पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को लिखते हैं अपन, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यार रेड पेन क्यों आ जाता है बीच में? रेड पेन क्यों दिखता नहीं है? सेंसिबल नहीं है, ब्लैक पेन ही लेते हैं यूज में। किसी इंडक्टिव इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट बोल दो, या कई बार कोयल भी लिखा होता है, कोयल, कोयल, या कुंडली भी लिखा होता है, या कुंडली भी एक ही बात है। किसी इंडक्टिव सर्किट या कोयल का प्रतिरोध तथा प्रतिघात, प्रतिघात बराबर है, बराबर है, तो परिपथ का पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर होगा। ये लो प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन दे दिए इसके 4। ऑप्शन ए में दे दिया 0.707 अग्रगामी, अग्रगामी। दूसरा दे दिया 0.707 पश्चगामी, और सी में दे दिया 0.637 अग्रगामी, और डी में दे दिया 0.637 पश्चगामी, और ई में दे दिया एक ऑप्शन और ले लो मेरी तरफ से, इकाई।
तो भाई कौन सा होगा? तो एक बार पहले 5 ऑप्शनों को देखो कि सर्किट कौन सा है। सर्किट अपना कौन सा है? इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर ये तो पता है भाई, अग्रगामी तो नहीं होगा। इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर तो पश्चगामी होगा। कौन सा होगा? पश्चगामी होगा। इसका मतलब है ये अग्रगामी वाला ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और इकाई भी नहीं होगा। क्यों? अब कई स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे आर को और एक्स एल को प्रतिरोध तो क्या होता है? ये तो प्रतिरोध आर, और प्रतिघात क्या है? प्रतिघात एक्स एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस को प्रतिघात कहते हैं। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दो या प्रेरिक प्रतिघात बोल दो, शॉर्ट में प्रतिघात भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ज्यादातर सोच ले यार आर और एक्स एल बराबर है तो पावर फैक्टर इकाई होगा, ज्यादातर ये सोचते हैं। तो इकाई नहीं होगा। इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर पश्चगामी होगा। तो अग्रगामी नहीं होगा, अग्रगामी नहीं होगा और इकाई भी नहीं होगा। इसका मतलब है इन दोनों में से है, दो में से। और इसमें मतलब ये ए मान ली, ए लिख दिया यार, ये बी है। बी और डी, बी और डी इन दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा? चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। सवाल को देख लो एक बारी। एक इंडक्टिव कोइल है जिसका प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों बराबर है। तो अपन ये काम करते हैं, सोल्व ही कर लेते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है ये, एक मतलब ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। आर और ये इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, ये आर और ये एक्स एल, इसमें बता रखा है ये दोनों बराबर बराबर है। एक्स एल दोनों बराबर बराबर है। तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? अब आपको पता है यदि आर 1 ओम है तो ये 1 ओम भी होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। आइए समझिए बात, दोनों बराबर बराबर है। तो बराबर बराबर है तो पावर फैक्टर ज्ञात करने के दो सूत्र है। पहले मैं सिंपल वाला लेता हूँ, बाद में टिपिकल वाला। तो सिंपल वाला टिपिकल वाला दोनों ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। आपको पता है आर बराबर एक्स एल है, तो मैं आर की जगह एक्स एल लिख सकता हूँ, एक्स एल की जगह आर लिख सकता हूँ। तो पावर फैक्टर का सूत्र क्या होता है? सीधा बताओ, आर बटा जेड होता है। क्या होता है? आर बटा जेड होता है कि नहीं होता? तो एक काम करो, पहले अपन जेड ज्ञात करो। तो जेड का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये तो है। अरे आपको पता है आर बराबर एक्स एल है, इसका मतलब है इस एक्स एल की जगह में आर रख सकता हूँ। देखो आर बराबर एक्स एल है, तो एक्स एल, इस एक्स एल की जगह में यहाँ पर ये आर रख सकता हूँ। तो ये जेड क्या हो जाएगा आप बताओ? जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी आर रख दूँ, आर स्क्वायर। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर 2 आर का स्क्वायर, और आर बाहर आ जाएगा तो जेड बराबर क्या बच गया? आर अंडर रूट 2। ये इसकी प्रतिबद्ध आ गई, आर अंडर रूट 2। अब इसके अंदर आप रख सकते हैं, यहाँ पर इसका पावर फैक्टर याद करना है तो पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? आर कितना है? आर तो आर है। जेड बराबर क्या है? ये आर अंडर रूट 2। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 1/√2। इसका मतलब है पावर फैक्टर क्या है अपने पास? 1/√2 आया। और एक में √2 का भाग देते हैं ना तो ये आता है 0.707। तो पावर फैक्टर क्या हो गया? 0.707 हो गया कि नहीं हो गया? अब बात आती है अग्रगामी की, पश्चगामी है। सर्किट कौन सा? इंडक्टिव। तो पावर फैक्टर कौन सा होगा? पश्चगामी होगा। इसका मतलब है क्या लिखूं मैं यहाँ पर? पश्चगामी। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, इसमें कौन सा होगा? 0.707 पश्चगामी। ये सही होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अपना टिपिकल तरीका यहीं देख लो आप। टिपिकल तरीका यहाँ देख लो, यहाँ यहाँ बोर्ड पर जगह पड़ी है। आपको पता है कि आर बराबर एक्स एल लिया है, एक्स एल लिया है। तो अपन थीटा याद करते हैं। थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर, यही तो है। अब आर की जगह एक्स एल ले लो या एक्स एल की जगह आर ले लो। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स आर बटा आर। एक्स एल की जगह आर ले लिया मैंने, एक ही बात है। और आर से आर कट के एक हो गया। इसका मतलब क्या बच गया? टेन इनवर्स एक हो गया। थीटा बराबर टेन इनवर्स एक का मतलब ये हुआ कि टेन थीटा में एक मान कितने डिग्री का होता है? यह आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए। टेन थीटा के अंदर एक वैल्यू कितने डिग्री का होता है? यह थीटा बराबर होता है 45 डिग्री का। कितने का होता है? 45 डिग्री का। और कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 ही होता है। और 1/√2 को अपन 0.707 लिख सकते हैं। और इंडक्टिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर कौन सा होगा? पश्चगामी होगा। कौन सा होगा? पश्चगामी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर है
मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।